ओके सो एक सेकंड जरा चंदन जी का। सो इट्स ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग नाउ। वेल, सो साथियों, आप सभी का स्वागत है रीड विद टीचर के 50 प्लस एपिसोड में। सो पिछले 3 साल से लगातार हम लोग इस मंच के जरिए एजुकेशन लिटरेचर की किताब को पढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम पे। और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे टीचर इस स्पेस को होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 साल से लगातार हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। कभी वही पाठक के रूप में, कभी हमारे साथ ऑडियंस के रूप में इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। एंड परहैप्स मुझे लगता है कि भारत में शायद यही एकमात्र प्रोग्राम है जो एजुकेशन लिटरेचर पे फोकस्ड होकर के शिक्षक, स्कूल, बच्चे, करिकुलम, सिलेबस और इनके आसपास की जो जिंदगी है और उससे जुड़ी हुई जो साहित्य है उसके बारे में बातचीत करती है। एक से एक किताबों को हमने इसमें पढ़ा है। उसी कड़ी में आज एक और शानदार किताब, और विच कैन बी रेफर्ड एज एजुकेशनल क्लासिक, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डॉन डीबी की किताब हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे साथ हर बार की तरह एक शानदार शिक्षक साथी रुपिंदर गर्ग जी हैं। रुपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन जी को ऑर्गेनाइज करते हैं इस प्रोग्राम को। चंदन जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे सभी साथी जो पूरे दिन भर वर्कशॉप में रहे हैं और शाम के करीब 5 बजे घर पहुंचे हैं और इस वक्त फिर किताब से जुड़ी हुई इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, और जो भी लोग यहाँ जुड़ेंगे और आगे जुड़ेंगे सबका स्वागत है। रुपिंदर जी, आपका करीब करीब 2 दशकों का पढ़ाने का अनुभव है। और विज्ञान के आप टीचर रहे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ भी आप जुड़े रहे हैं। एक तो बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले तो आपको स्वागत करता हूँ इस मंच पर। हम सबसे पहले 2 सवाल आपको पहले ही पूछ लेता हूँ। पहला कि ऐसा अचानक नहीं होता है कि कोई किताब पढ़ने लगे। हम बीच बीच में, हमारा अनुभव है चंदन जी, और हम कई साथियों तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं बाद में पढ़ेंगे, टाल जाते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी। तो हम देखते हैं कि वही लोग पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं, कई बार हम तक रीच आउट करते हैं या हमारी बातों को मान जाते हैं, जो पढ़ते रहे हैं। उनकी एक जर्नी है पढ़ते रहने का। और ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग होता है कि 2 दशक तक पढ़ाते रहने के बावजूद कोई टीचर कैसे पढ़ता रहा। तो इस पे एक संक्षिप्त में आप हमसे शेयर कीजिएगा, और उसके बाद हम किताब पे आएंगे कि कैसा रहा आपका एजुकेशन लिटरेचर पढ़ने का ये अनुभव, और फिर हम किताब बचपन के जो से ही अगले जैसे भाग पर बातचीत करेंगे। जी एक जी, शौक रुपिंदर था बचपन से काफी चीजों को डीप में जानने का। मतलब ये जी। तो नहीं कह सकते कि हम कोर्स से बाहर या कोर्स में जो भी बुक्स आती हैं, लेकिन वो हम्म शुरू से ही था कि चाहे मेरे मार्क्स उस तरह से मतलब मान लो कि आते नहीं थे क्योंकि जो ज्यादा डीप में पढ़ते हैं वो उस स्ट्रेटेजी को लेकर नहीं चलते कि मुझे परसेंटेज लानी है। तो मेरी आदत ये थी कि मैं मैथ्स में भी, अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कहाँ से मैं ये बुक्स में आया, तो वो मैथ्स में भी मैं पूरा पूरा थ्योरी पढ़ता था उसमें। ये नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ देख लिए कि हाँ ये आएंगे ये आएंगे। तो मुझे आदत थी कि वो पूरा पढ़ना कि सर्कल कैसे बन रहा है, सिलेंडर क्यों है, उसको कैसे खोल सकते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट मैथ्स में था, साइंस टीचर भी बने। तो ऐसी साइंस में भी तब अच्छे अच्छे चैप्टर होते थे बहुत सारे। अगर वैसे देखें कि यूनिवर्स होता था, उसमें पता लगता था कैसे आपके ये ओशियंस बने, जो अभी शायद हटा दिए गए हैं कुछ इजी करने के लिए क्या। मतलब मैं उनको रीड करता रहता था। ऐसा नहीं है, वो रीड फ्रूटफुल हुआ मेरे को आगे 10th में। जब मोटिवेशन मिला 10th में, मेरे मार्क्स आए अराउंड 88%, जिसको हम मार्क्स का क्राइटेरिया मानते हैं। और काफी में तो अराउंड 100 ही आए, मैथ्स में या इसमें आप संस्कृत में, मतलब डाइवर्स दोनों, इधर मैथ्स इधर संस्कृत। बीच में एसएसटी में भी 80 में ही आए। तो वो रीडिंग की हैबिट मतलब आओ। अब जो है फिर जब इसमें आए हम टीडीसी वाले में और मेंटोरशिप में, तो इसमें ये इतने इंटेलेक्चुअल, कई बार हम अपने आप में होते हैं कि हमारे हम तो बहुत कुछ जानते हैं यार, ये भी जानते हैं ये भी जानते हैं। फिर दूसरे लोगों को देख के लगता है कि हमारी तो नॉलेज एक बहुत ही कम है यार। वो भी एक इंस्पिरेशन था। ये वाला तो रीड विद टीचर में शुरू से जैसे ही मैं उसमें जुड़ा तो हमेशा जुड़ता ही था ऑलमोस्ट। कोशिश की कि अगर मैं हूँ अवेलेबल और कनेक्टिविटी सब करो, कोई वो नहीं है तो मैं इवन वो गाड़ी में भी रख के नीचे मोबाइल
जहाँ वो फिर वीडियो ऑफ करना पड़ता था कि ये फेस नहीं दिख रहा, तो पर फिर भी जुड़ता था। और काफी क्वेश्चन भी शुरू में बहुत पूछता था मैं, ये हाँ ये क्यों। क्वेश्चन वो इसलिए नहीं था कि मैं कोई दूसरों को दिखाना चाहता था, मतलब उस क्यूरियोसिटी होती थी कि हाँ क्यों। फिर धीरे धीरे ये हैबिट पड़ी। मोर ओवर जो बुक्स ज्यादातर, ये आप सही कह रहे हो कि टीचर जब हम बन जाते हैं तो उसके बाद हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि सिर्फ कोर्स कोर्स तक रह जाते हैं। तो उसके आगे थोड़ा बढ़ने के लिए कि हम आगे क्या रख पाएंगे, कोर्स तो आप करा ही रहे हो, कई सालों से करा रहे हो, तो उसका क्राइटेरिया पीछे समझ नहीं आता, तो तब ये चीजें शुरू होती हैं। तो ऐसे अब कर लेते हैं, अब अपने आप वो अंदर से बन जाता है कि आप कोई बात कर रहे हो तो आपकी बात में कुछ चीजें पता हो आपको, तो और अच्छी तरह रख पाते हो। कई बार थॉट्स हमें पता होते हैं इनको रखना कैसे है, तो वो सारा बुक्स से ही सीखते हैं। और कई बुक्स आपको वैसे लगती हैं अपने अच्छे उसके लिए, हमें वैसे अच्छी लग रही हैं। तो कुछ आप लोगों की रिकमेंडेशंस देख के इंस्पायरेशन तो मिलती है, वो यहाँ करना चाहिए। और ये रीड विद ए टीचर या फिर हमारे बुक वाला भी एक चला, फिर मैंने हम्म। ऐसी इंस्पिरेशन लेके ढूंढने शुरू किए, कोई क्लब भी ऐसे चल रहे हैं या कुछ ऐसे, वहाँ मोटिवेशन गेम्स चलती हैं कि आप रिव्यू करो, आप इसका ब्लव, एक होता है ब्लव राइटिंग, वो करिए। तो वो गेम्स करते रहते हैं, तो उससे और मोटिवेशन, उसके लिए भी कई बार हमें एक एक महीने में चार चार बुक्स का रिव्यू फटाफट फटाफट लिखना होता है कि कौन ज्यादा रिव्यू कर रहा है, टैगिंग करके। तो उससे भी इंटरेस्ट बना, तो कुछ इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब अगर आपका है थोड़ा सा भी तो उसको और आप एवेन्यू ढूंढोगे तो आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि टाइम, और बुक्स ही सबसे अच्छी आपकी वो है, जो भी कहते हैं बेस्ट कंपेनियंस हैं हर एक चीज में। बहुत पढ़ा है उसमें। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की ओर इशारा किया अपने इस जर्नी को जब आप शेयर कर रहे थे। आप बता रहे थे कि जब आप टीटीसी बने या और मेंटर टीचर आपका मम्मी, प्रोग्राम। एक सेकंड। हाँ, और मेंटर टीचर प्रोग्राम में आए, तो यहाँ आके आपको ऐसा लगा कि पढ़ना एक जरूरत है ना, मतलब वो नीड जैसा फील हुआ। मुझे लगता है कि कई बार हम लोग और कई सारे लोग इस तरीके के प्रोग्राम को जब असेस करते रहते हैं, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी सफलता है किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, कि वो सीखने की, पढ़ने की जरूरत को पैदा करे, where it is not like imposed but where it is felt कि बिना पढ़े यहाँ काम नहीं चलेगा, राइट। और हम लोगों के रोल में ये हम सब महसूस करते हैं जब अपने कलीग्स के साथ होते हैं तब भी। जैसा आपने कहा कि हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको हमें लगता रहता है कि यार ये तो बहुत पढ़ता है, या इसने ये भी पढ़ा है, या इसने ये भी जाना है। वहां से भी ये नीड क्रिएट होता रहता है। और जब हम उस रोल में जाते हैं जहाँ टीचर्स के साथ हमारी बातचीत होती है, वहां भी हमें ये नीड फील होता है कि हम जितने रेफरेंसेस के साथ या जितने रिसोर्सेज हम शेयर कर पाए तो शायद हम बेहतर मदद कर पाए। तो ये बहुत आपने एक तरीके से अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया कि कैसे टीचर्स पढ़ते रहें और उस नीड को क्रिएट करें, उसमें मेंटर टीचर प्रोग्राम या टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम ने कैसे मदद की है। तो फैंटास्टिक। तो हम अब आते हैं, आपकी लगातार जर्नी रही, मैं चाहूंगा बीच बीच में मैं आपका फॉलो करता रहा हूँ। आप मुझे एग्जैक्टली याद दिलाएंगे वो वंदना शिवाजी का जो फाउंडेशन है जिसके साथ आप बीच में काफी जुड़े, वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया, क्या था वो नाम? वंदना शिवाजी की नवधान्या नाम से है। हाँ, नवतान्या, राइट। हमारे कई साथियों काफी लोग का हमारे जो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट इज फैंटास्टिक मूव एंड इनिशिएटिव। काफी सारे साथियों के लिए आपने उसको एक तरीके से फैसिलिटेट किया, जो इकोलॉजी के लिए खास करके शानदार काम हो रहा है। वहाँ पे उस पे काफी, तो कभी कभी हम आपके उसके अनुभव को भी अगर हमें लगेगा तो हम सीखेंगे, जानेंगे। और अनुभव से याद आया कि आप थोड़ा सा पहले ये बताइए, इससे पहले मैं इसके बारे में कहूँ कुछ, कैसा लगा आपको? जनरली जब भी मेरे साथियों से बातचीत होती है तो कहते हैं कि पढ़ते तो हैं, जनरली सेल्फ मोटिवेशन की किताबें पढ़ते हैं, या कुछ लोग हिंदी इंग्लिश लिटरेचर की किताबें पढ़ते हैं। तो ये एजुकेशन लिटरेचर की किताब पढ़ना, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस, और खास करके जॉन डीवी की मतलब पढ़ना? डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप मोटिवेशंस की किताबें पढ़ के फिर आप जब उसको कोट करते हो तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। हम्म। हाउ इज इट रिलेटेड, जैसे मतलब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है हम सब समझते हैं वो कुछ चीजें कॉन्शियस माइंड वाला या सबकॉन्शियस माइंड वाला, अगर मैं किसी लेमैन टीचर को कहीं जाके समझाने लगूँ उसको हम्म। ये है, तो वहाँ डिफिकल्टी होती है। हाउ इट इज रिलेटेड टू मी, जो इस हम्म। बुक में भी आगे हम देखेंगे कि वो आता है कि वो
पर्पज वाला आया कि पर्पज क्या है मेरा, मेरा क्या पर्पज है उसमें, कि आप मुझे क्यों हम्म बता रहे हो, क्या आपने हम्म वो सबकॉन्शियस को पूरा वो कर लिया है, क्या हम्म आपने कंट्रोल कर लिया है कि आप वो कर पाते हो, तो वो चीजें फिर बनानी मुश्किल हो जाती है। सेल्फ हेल्प अपने लिए तो कर सकते हो, जो आपको दिखेगा तो वो सामने दिख जाएगा। जो हम्म हमारा जो फील्ड है एजुकेशन वाला, उसमें हम्म रिलेट करने के लिए आप अगर एजुकेशन वाली ये चीजें पढ़ते हो जो मैंने अभी देखा, तो आप हम्म काफी चीजें मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। हो सकता है हम्म मैं दूसरी उसको जो मैं सेल्फ हेल्प वाली पढ़ रहा हूँ उसमें उसको मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँ कि मैं ऐसे करके देखूँ, तो वो हम्म एक लंबी चीज हो जाती है। ये मेरे जर्नी में चल रही है, तो हम्म मेरे साथ ही चल रही है, जो मैं हर रोज देख रहा हूँ। अब हम्म उसी को मैं पढ़ पा रहा हूँ कि उसका क्या रोल है, क्यों आ रहा है वो। तो हम्म जैसे हम अब बहुत सारी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें करवा भी रहे हैं, अगर आप अपने में देखें, तो टीचर को पर्पज समझ कैसे आए। मैंने उसको प्रैक्टिस सिखा दी, लेकिन क्यों आई, कहाँ से आई। हम्म अगर मैं यहाँ कोट करूँ हैप्पीनेस को, तो मैंने जीवन विद्या शिविर कम से कम 2 या 3 बार करने ऑलमोस्ट किया है। हाँ वो भी बाय हाँ पहले तो जाना था, वॉलंटियर भी किया 2 बार, हम्म क्योंकि मुझे कोर में जाना था। हैप्पीनेस क्यों है भाई, हम्म क्या है, क्यों कराएं हैप्पीनेस, हम्म मतलब ऐसे क्यों नहीं हैप्पी रह। हम्म इसीलिए ये है कि मैं पर्पज, अगर मैं उनको ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ, सेशंस में कुछ भी आईसीटी सिखा रहा हूँ, क्यों करना है, तो हम्म वो हम्म तो आप कैसे कहाँ से लाओगे। जब आप ऐसी बुक्स हम्म को देखते हो तो आपको पता लगता है भाई ये बहुत पहले 1938 या 36 में जब लिखा जा चुका है, उसी को हम इम्प्लीमेंट, जब आप रिलेट करते हो सारी चीजें वहीं से आ रही हैं धीरे 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 धीरे। तो ये वेरी मतलब मेरे को अच्छा इंटरेस्टिंग। लगता है, आपने जो भी हाँ हमें करनी चाहिए, हाँ। अपने इसमें और जाना चाहिए आपने फील्ड। ये बुक का जो ईयर है उसको कोट किया वेरी इंटरेस्टिंगली, 1936। कई बार ये सवाल आता है कि लेटेस्ट क्या हो रहा है। हम इतने पुराने चीजें जो लिखी गई, आइडियाज जो है, मेरे ख्याल से उसको इस 10 20 50 साल के ब्रैकेट में नहीं बांटा जा सकता है। एंड एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं हिस्ट्री में, खास करके कंटेम्प्ररी आइडियाज। जनरली 200 250 साल का रेंज होता है, इसलिए हमारे जो 9 10th की हिस्ट्री की किताबें हैं उसका नाम होता है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। यानी कि वो आइडियाज जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम ही लोगों को इंस्पायर किया, उनके जर्नी और स्ट्रगल को शेप किया, और आज के टाइम भी, फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और आज भी कर रहा है। टेकिंग यू नो द आइडिया फ्रॉम देयर। तो जॉन डीवी जो करीब करीब 20वीं सदी के पहले 50 साल में लिख रहे थे, जब आपने अब इसको पढ़ा है, आप देखेंगे कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो इरेलीवेंट हो गया। इट सीम्स लाइक यार ये तो बस मतलब अभी हमारी आज की जरूरत है, जिसके बारे में वो बिटवीन 1900 एंड 1950 के आसपास उन्होंने पूरा लिखा। और मेरे ख्याल से दुनिया के शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर एंड फिलोसोफर रहे हैं। बहुत गहराई से डेमोक्रेसी को उन्होंने प्रभावित किया है अपने राइटिंग से, अपने विचारों से। तो कैसे आप देखते हैं, मतलब ऐसा लगा आपको पढ़ते हुआ कि ये कोई भी ऐसी बात की ये तो पुरानी बात है? नहीं, वही तो है कि मतलब हाँ। जनरली आप थिंकर किसको कहते हो, थिंकर या जो हम्म भी राइटर हम या विजनरी कह रहे हैं, उसके हम्म आइडियाज होते हैं वो बियॉन्ड द टाइम्स होते हैं, मतलब हम्म कि वो टाइम लाइन पे नहीं होते। वो आप हम्म फॉरवर्ड थिंकिंग, या वो पहले से एडवांस में उन्होंने इतना चीजें सोच ली जो अभी एप्लीकेबल है, और वो रहेंगी एप्लीकेबल, आई थिंक। हमेशा के लिए कोई चीज होती है जो एप्लीकेबल रहती है, तो हम जब पढ़ रहे हैं उनको, तो हम ये सोच रहे हैं हम यही तो चीजें कर रहे हैं। जो भी आप एनडीपी में देख एग्जैक्टली। लो, आप ट्रेनिंग्स में देख लो, तो यही चीजें हाँ। उन्होंने बहुत पहले लिख दी। तो राइट। मतलब उसको पढ़ने से लगता ही नहीं है आपको कि कोई आउटडेटेड चीज है उसमें, पुरानी चीज है, कुछ ऐसा है कि ऐसा है कि उसका यूजफुलनेस नहीं है हमारे उसमें। फैंटास्टिक। अब मुझे लगता है कि जरूर लोगों में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर क्या है इस किताब में। तो एक तो होता है कि हम लोग कई बार किताब मोटी कितनी है ये पूछ लेते हैं, पेजेस कितने हैं ये पूछ लेते हैं, है ना? तब लोग थोड़ा हिम्मत जुटा पाते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इनकरेजिंग बात है कि कितना आपको कितना टाइम लगा, आप ही बताइए, वो बेहतर होगा इस किताब को पढ़ने में। ब्रेक्स में लेके अराउंड तो 2 एंड
हाफ डे में मैंने जब किया तो मतलब मेरे को करीबन 2 घंटे लगे, इसको 2 ढाई घंटे। ओ फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो करीब करीब 99 पेज है। एक काइंड ऑफ इजी रीड है। और मान लीजिए मैक्सिमम 3 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। ब्रेक ले लेकर के 2-3 दिन में लोग पढ़ सकते हैं। तो दैट अगर इज आप बहुत लाइक। ज्यादा डिटेल में जाते हैं, मतलब मैं, हाँ मेरी वो हैबिट हाँ ये है कि वो किसने उनके हाँ। बारे में, ऊपर तो ये लिखा उनके बारे में क्या लिखा, हम्म ये बुक किसने पब्लिश की, कब पब्लिश हम्म, हुई, उससे पहले कौन सी बुक्स, हाँ वो चीजें पढ़ के आप हाँ। अगर पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो 3 अगस्त में। या जनरली जो बीएड एमएड करते टाइम लोग जॉन डीवी को पढ़ते हैं, तो उस वक्त तो बहुत घबरा जाते हैं वो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पढ़ के। वो बहुत ही मोटी किताब है, बहुत ही डेंस है, क्लासिक है। शुरुआत में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। बट इस किताब से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वी वी कैन हैव ए कंट्रोल ऑन इट। और मैं कुछ क्रिटिक्स को पढ़ रहा था, तो 1916 में जब जॉन डेवी ने वो वाली किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो दिस एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जो है, एक तरीके से उन्होंने रिवाइज किया अपने भी कुछ आइडियाज को जो उन्होंने 1916 में लिखे थे, आफ्टर 20 इयर्स, जब उसमें कुछ क्रिटिसिज्म हुआ एंड ऑल। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पे एक तरीके से पूरा किताब डिस्कस करता है। सवाल है कि आ, अब देखिए, आई मीन ऑलमोस्ट 100 साल पहले वो सवाल था, और आज भी है, आज और ज्यादा हो गया है, कि क्यों हम एक्सपीरियंसेस को दरकिनार कर देते हैं पढ़ने लिखने पढ़ाने की प्रक्रिया में। अब देखिए, हमारे क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो न अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ना बच्चों के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट में जाएं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सम कंटेंट विच कम्स फ्रॉम समवेयर, जो न बच्चों का एक्सपीरियंस है न टीचर है का है, उस पर बातचीत हो रही है, वही पढ़ाया जा रहा है, बट विच इज लाइक टोटली अवे फ्रॉम द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द टीचर एंड द चिल्ड्रन। और एक तो ये क्यों नहीं हो रहा है, होगा तो कैसे बदल जाएगा, एक्सपीरियंसेस क्या होता है, और एक्सपीरियंसेस के जरिए कैसे सीखना हो सकता है। मेरे ख्याल से इन सवालों को बहुत गहराइयों से इसमें डील किया गया है। इस पे मैं चंदन जी आपका भी, रुपिंदर जी आपका, दोनों लोगों का, कि कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस को लेकर के बातचीत किया है, एंड देन हम देखेंगे उसके चैप्टराइजेशन को भी और बाकी बात। जी चंदन जी, सुन पा रहे हैं आप क्या? चंदन जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैंने अनम्यूट। हाँ 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 हाँ। कि मतलब एक्सपीरियंस को तो अगर देखा जाए तो जो जॉन डीवी का अपना तरीका है लिखने का और चीजों को इंक्लूड करने का, हम्म उसमें दो चीजों पर वो मेनली हमारा ध्यान जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। पहला ये, हाँ जो आपने कहा है कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस, तो हम्म उन्होंने अपने आसपास जिन चीजों को होता हुआ देखा उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। एट द हम्म सेम टाइम, हम्म अगर हम कहें कि बच्चा सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम्म उसके पेरिफेरी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक हम्म लिविंग आइडेंटिटी है और उसकी अपनी एक सोच समझ भी है। तो उन हम्म चीजों के इंटरैक्शन से उसके सीखने पे क्या असर पड़ रहा है, वो उन चीजों हम्म। को भी इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और उसका भी जिक्र करते हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपने ऑलमोस्ट हूबहू वही बात कही है जो जॉन डीवी इसमें कह रहे हैं। मैं, आप अगर इजाजत दें, तो आपने जो कहा वो उन्हीं के शब्दों में पढ़ दूं, जो उन्होंने लिखा है हूबहू बिल्कुल वही जो आप बिल्कुल। कह रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने इस बात पे कहा है कि परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल pedagogical fallacies is the notion that a person learns only the particular thing he is studying at the time. Collateral learning in the way of formation of enduring attitudes of likes and dislikes may be, and often is, much more important than the spelling lesson or lesson in geography or history that is learned. For these attitudes are fundamentally what count in the future. The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning. If impetus is this, direction is weakened instead of being intensified. Something much more than mere lack of preparation takes place. तो ये कह रहे हैं कि क्लास में जो लेसन चल रहा है, चाहे वो ग्रामर का या वो ज्योग्राफी में कुछ पढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पैरेलल
और क्लास से बाहर जो चीजें वो सीख रहा है, और खास करके जो उसका डिस्पोजिशन डेवलप हो रहा है, विलिंगनेस टू लर्न जो डेवलप हो रहा है, या वो हार्म हो रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन गिवन लेसन एट ए टाइम वो क्या सीख रहा है। बिल्कुल वही जो आप कह रहे थे, उसको हूबहू उन्होंने मतलब लिखा है अपने शब्दों में। सो दैट वाज फैंटास्टिक। जी रुपिंदर जी, कई बार हम लोगों को लगता है कि कुछ चीजें जो वो कह रहे हैं वो हमसे ज्यादा वही कहते हैं, तो लाइक दैट आप पढ़ सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगे। और कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस को लेकर के आर्ग्यू किया है, किस तरीके के चैप्टराइजेशन किए हैं, हमारे साथियों के लिए उन चैप्टर्स का नाम सुनना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इन्होंने 8 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हम्म। हुआ है, तो उसमें हम्म। जाएंगे चैप्टर वाइज। और सबसे बड़ी खास बात इनकी ये है कि हम्म। इन्होंने किसी एक चीज को वो नहीं किया कि आप इसको फेवर करो। अभी जो हम्म। फिलहाल की सिचुएशन में इसको रिलेट कर पाया, तो हम्म। इन्होंने सबसे पहला जो चैप्टर अगर हम उसका नाम लें तो उसका नाम है हम्म। ट्रेडिशनल वर्सेस हम्म। जो हमारी प्रोग्रेसिव वाली अभी चल रही है। तो उसमें हम्म। इन्होंने यही इम्फेसाइज किया कि आप एक ही वे में तो चलते हो, एक एक की हम्म। लाइंस है कि हम्म। आइदर एंड और में रहते हैं हम हमेशा। राइट। हम यही जज कर देते हैं आइदर दिस और दिस। हम्म। 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 तो वो जो आइदर एंड और है वही कई बार जड़ हो जाता है कि आप ट्रेडिशनल को बिल्कुल नकार देते हो। हम्म। तो ऐसे इन्होंने फिर उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है द नीड ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम्म। चाहिए क्यों आपको। हम्म। हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग अभी हमेशा बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी हम्म। नीड तो स्टेब्लिश की जाए। हम्म। वो एक्सपीरियंस भी हमने देख लिया कि नीड भी स्टेब्लिश कर ली, हमें समझ आ हम्म। गई, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर बढ़ गए, एक्सपीरियंस कराना। हम्म। तो क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस होंगे हम्म। कैसे, हम्म। वहां आके वहां भी रिसर्च की जरूरत है कि वो एक्सपीरियंस होने कैसे चाहिए। अच्छा, उस फिर पे इनका उन्होंने आता है। काफी, जी जी, आप, मैं आपको रोकता हूँ तीसरे चैप्टर पे जाने से पहले। इस पे उन्होंने काफी फोकस किया है सही में कि आखिर हम एक्सपीरियंस कहेंगे किसको। तो हम तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, इज एवरीथिंग एक्सपीरियंस। तो ये कहते हैं कि हम उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं विच एक्सपेंड्स फर्दर, कि जो एक्सपीरियंस होने के बाद उसके बारे में और ज्यादा जानने का आपका मन करे। सो लाइक यू फर्दर एक्सप्लोर इट, यू एक्सपैंड दैट, और उसका असर आपके सोचने पर, आपके बिहेवियर पे पड़ने लगे। तो ये जो फॉरवर्ड ग्रोथ है, प्रोग्रेशनल तरीका है चीजों को एक्सपीरियंस करने का, वो कहते हैं कि वही एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, समथिंग विच हैपेंड स्कैटर्ड तरीके से हुआ और हम भूल गए, एंड वी आर लाइक नॉट बिल्डिंग अपॉन इट। उसको मेरे ख्याल से जब हम उस पर बातचीत करेंगे तो हम इस पे फिर से आएंगे। अब आप तीसरे चैप्टर पे बताइए, तीसरा कौन सा चैप्टर? उसके बाद मैं इसमें हाँ। से थोड़ा सा क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जी उन्हीं की जी। लाइंस हैं वो हम्म। थोड़ा सा रीड हम्म। करना चाहूंगा। जी जी, जरूर। तो उसमें क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस में वो कहते हैं कि नो वन वुड क्वेश्चन, मतलब अभी जो हम करते हैं जो एजुकेशन में कोई हम्म। एक, ये आपका पेज नंबर अगर आप जाना चाहें पेज नंबर 40 के अराउंड होगा। नो वन वुड ओके। क्वेश्चन दैट चाइल्ड इन ए स्लम टेनेंटमेंट हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट ए चाइल्ड इन कल्चर्ड होम। अभी भी हम अगर हम्म। अपनी एजुकेशन में देखें तो हम ये चीजें नहीं देख रहे कि स्लम वाला, that हम्म। country lad has a different kind of experience from the city boy or a boy on हम्म। the seashore, one different from lad who is brought up on inland prairies. हम्म। Ordinarily, we take such facts for granted as too commonplace to record. But when their educational import is recognized, they indicate the second way in which educator can direct the experience of the young without engaging in imposition. A primary responsibility of educator, यहाँ उन्होंने एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया है कि हम्म। आपको करना क्या है एक्चुअली। ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटर इज दैट they not only be aware of the general principle of shaping of actual experience by environment conditions, हम्म। but हम्म। they also recognize in the concrete what surroundings are conducive to have experience that lead to growth. Above all, they should know how to utilize surroundings, physical, social, that exist so as to extract from them all they have to contribute to building up experience that are worthwhile. हम्म। Traditional education did not have to face this problem. It could हम्म। systematically dose this responsibility. The हम्म। yard was ice, only हम्म। school environment of test.
blackboard, हम्म small हम्म schoolyard. हम्म There was no demand that teachers should become intimately acquainted with the conditions of local community, physical, हम्म historical, economical, हम्म occupational resources. A system हम्म of education based upon the necessary connection of education. तो बेसिकली अगर वही चीजें हम आजकल कह रहे हैं, अब वो प्रैक्टिस में कब आएंगी, वो भी हम्म एक, कब तक वो हम अचीव कर पाएंगे। तो हम्म जो हम आजकल कहते हैं कि बच्चे का लोकल सोशल लैंग्वेज भी, लैंग्वेज फॉर्मूला भी उसी से, मतलब इससे डिवाइस हुआ कि लोकल हम्म लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो अगर हम इन हम्म सब कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो उन्होंने यही बोला कि ट्रेडिशनल में तो आपके पास ये फैंटास्टिक। था, दे दो, आप ब्लैक हम्म बोर्ड दे दो, आप एक हम्म थोड़ा एरिया घेर लो तो वहां स्कूल बन गया। हम्म तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा बताया कि होना क्या चाहिए एक्चुअल में। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जब आप ये पढ़ रहे थे तो आई कुडंट स्टॉप फ्रॉम शेयरिंग कि इनफैक्ट लुक एट द कोइंसिडेंस। मुझे खुशी हो रही है आप सबसे शेयर करते हुए कि आज ही शाम में जब मैं घर आया हूँ तो मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे बताया है कि मेरी जो पीएचडी की जर्नी है वो पूरी हो गई है। और मुबारक मैं हो। इसलिए बता रहा हूँ कि शुक्रिया कि बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा काम है। तो मेरे क्लासरूम में बच्चे अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे लिखते थे कि घर में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं गए हैं तो क्या देखा है। तो वो हर दिन लिखते थे, तो कई सारी अनुभवों को वो लिखते थे और उनके लिखे हुए का मैं क्लासरूम में सोशल साइंस पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। और बेसिकली वही मेरे क्लास में मुख्य जरिया था सोशल साइंस पढ़ाने का। टेक्स्ट बुक एडिशनल था, टेक्स्ट बुक मेन सोर्स नहीं था। और इसी जिसकी बात जॉन डेवी कह रहे हैं, उसी को हमने क्लास में किया, डॉक्यूमेंट किया है करीब 2 सालों तक। और बाद में वही थेसिस का रूप लिया और वही मेरा पीएचडी है। तो इसलिए मैं इसका जिक्र यहाँ करने से रोक नहीं पाया कि अब एक आपको जो मतलब यहाँ डॉक्टर मुरारी हाल करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो एक सवाल आता है कि हम लिव्ड एक्सपीरियंसेस को लाएंगे कैसे, है ना। तो मेरा जो काम है वो इसका एक जवाब है कि कैसे लाया जा सकता है। तो एक तरीका हो सकता है कि बच्चे अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस को लिखें और टीचर जितना भी उनके पास समय हो, स्पेस हो, जितना वो नेगोशिएट कर सकते हैं, बच्चों के लिखे हुए उन अनुभवों पर क्लासरूम में बातचीत करें। तो ये एक तरीका है, देयर कुड बी सेवरल अदर वे। खैर, इस पे हम बातचीत करते रहेंगे कई मौकों पर। मैं जरूर कभी न कभी एक लार्जर शेयरिंग करूंगा कि क्या मेरा रिसर्च का काम रहा है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, रुपेंद्र जी। मुरारी सर, यहाँ हाँ पर मैं हाँ। कहूँगा कि एक चीज है जिसका समहाउ बी हम्म बीइंग टीचर अनवांटेड या अनड्यू हम्म हम्म फायदा उठा ले जाते हैं। जब हम्म बात की गई कि कौन से वो अनुभव है जिनको क्लासरूम में जगह मिलनी चाहिए, तो हम्म कितनी ही बार एनडीपी को लेकर के ये बहस उठी कि हम्म ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं, जिनके माता पिता पे से कोई खास सरोकार है नहीं। वो हम्म पढ़ने लिखने के ये मेरे शब्द नहीं है, अगेन किसी का सुना हुआ ही कह रहा हूं मैं, कि इनको हम्म तो क्लासरूम में होना ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती हम्म इनको एनडीपी के नाम पर हम ढोए चले जा रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि क्लासरूम की क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट हो रही है। और जिस हम्म तरीके का आउटकम्स या आउटपुट्स आने चाहिए वो आ नहीं हम्म रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म अगेन हो सकता है कि कुछ साथी इस बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत, कि हम्म अगर हम जिम्मेदारी पूर्वक एक हम्म शिक्षक की भूमिका में आते हैं तो हमें ये हम्म लगेगा कि नहीं, वो अनुभव जो हम्म शायद एक समृद्ध कक्षा का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक सचेतन मन वाले शिक्षक की कक्षा का हिस्सा उन अनुभवों को हम्म जरूर बनना और बनाया जाना चाहिए। तो वहां पर हमसे राइट। चूक हुई है, जिसकी हम्म वजह से ही अगर देखा जाए तो वो अनुभव हमारे पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। और चूंकि आपने हम्म अभी उन अनुभवों का जिक्र अपने थीसिस के रूप में किया, अमन मदान हम्म जी की एक किताब है कुछ समाजशास्त्रीय सरोकार, हम्म जिसमें वो इन चीजों को लिख रहे हैं। हम्म इंटरेस्टिंग, आप जो बता रहे थे मुझे याद आ रहा है कि इसी प्रोग्राम पे एक किताब हम लोगों ने पढ़ी थी, दीवार और उसकी कुछ प्रयोग, कृष्ण कुमार जी की किताब है और कुछ लेखों का कलेक्शन था। उसमें इसका जिक्र था कि 10, 11, 12 साल के बच्चे जब हमारे क्लासरूम में होते हैं और पढ़ना लिखना सीखने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो एक जो बुनियादी गलती हम लोग करते हैं कि उनके
अनुभवों को तवज्जो नहीं देना, क्योंकि वो सोशलाइज्ड है, उनके पास काफी सारा अनुभव है। अगर हम उसको रिकग्नाइज कर पाए, उसको जगह दे पाए, रादर देन उनको ह्यूमिलिएट करना कि अरे कुछ नहीं आता है, क्लास में बोझ है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि वो फिर नहीं आना चाहते हैं उस स्पेस में, इंगेज नहीं होना चाहते हैं और अल्टीमेटली ड्रॉप कर जाते हैं। उस लेख में इस बात का जिक्र था, मुझे याद आ रहा है। जी रुपिंदर जी, हम इस किताब के डिस्कशन पे, इनफैक्ट किताबों के डिस्कशन में यही होता है, ये मान के चलिए कि अपने आप में एक आइडियाज का यूनिवर्स है, जिसमें एक आइडिया दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो कृष्ण कुमार की बातें कई बार डीवी से, डीवी की बातें कई बार जॉन होल्ट से, और सब एक दूसरे से लेते और इंस्पायर करते रहते हैं। इनफैक्ट डीवी के टाइम पे शायद ये लोग नहीं लिख रहे थे, डीवी बहुत पहले थे, मेरे ख्याल से 1952 में उनका देहांत हो गया। और बाकी जो दो नाम अभी मैंने लिया, ये इन लोगों ने काफी बाद में लिखना लिखना शुरू किया, तो इन दोनों ने तो जरूर उनसे इंस्पायर हुए होंगे, और उनकी, लेकिन डीवी के टाइम में ये लोग नहीं थे। तो अगला कौन सा चैप्टर है, या अगला आपने क्या पैराग्राफ अंडरलाइन किया है जो आपको लगता है कि हमें साझा ही करना चाहिए? म्यूट पे हैं प्रोफेसर जी, म्यूट पे हैं। सोशल कंट्रोल। हाँ। तो इसमें उन्होंने, हाँ, इसमें उन्होंने बताया है, जैसे हम आजकल, मतलब मेरे को मेन पॉइंट जो लगा आजकल के कॉन्टेस्ट में जो हम ले रहे हैं, कि टीचर हाँ। को क्या रोल है, कि टीचर का कंट्रोल जो हम क्लासेस में देखते हैं वो कैसा है। तो हम्म। आजकल हम टीचर एज ए फैसिलिटेटर, ये इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था। उनके कुछ, हम्म। मतलब जो मैंने उसमें से दो लाइंस ली, तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि टीचर शुड एक्ट एज ए अंपायर एंड द ओ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो आजकल हम हम्म। फिजिकल मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, तो पहले भी कर रहे थे। तो हम्म। उसके लिए जो टीचर है, हम्म। उसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली चीजें नहीं करानी, उसको वहां पे हम्म। एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करना है, कि उसकी, मैं उसके एक्सपीरियंसेस को कैसे इन्हांस कर सकूं, जो बच्चे के हम्म। एक्सपीरियंस। तो हम ज्यादातर, मतलब जो ट्रेडिशनल में जा रहे थे, तो उसमें हम्म। हम स्ट्रेस का हो जा रहा था कि बच्चे के एक्सपीरियंस की वैल्यू हम नहीं दे रहे थे। हम्म। हम अपनी जो चीजें हैं, क्या कराना चाहते हैं, वही उस पर देखते थे। हम्म। ये हम्म। भी इसमें इसमें या बोला है। मुझे मुझे याद आ रहा है, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, कि कई बार हमें लगता है कि अगर हम बच्चों पे ट्रस्ट करें, कम उम्र का है, अनुभव नहीं है, वो कैसे मैनेज करेंगे, तो वी नीड मोर कंट्रोल। तो फिर वो उदाहरण देते हैं खेल का, कि कैसे खेलते टाइम बच्चे नए नए खेल खेलते हैं और खेल के नए नियम बनाते हैं, और उन नियमों को ऑब्जर्व करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वो हो जाता है, बट द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उन खेलों के वो खुद ही नियम बनाते हैं और उन नियमों को मानते भी हैं। तो यह मानना कि बच्चे हैं और ये एक पर्टिकुलर नॉर्म्स या रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे पढ़ते, या एक्सपीरियंसेस को अपने लर्निंग में कन्वर्ट करते टाइम, ये ठीक नहीं हुआ। वो खेल का बहुत पावरफुल एग्जाम्पल मुझे लगा। जी। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है इसमें? म्यूट है आप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर, नेचर ऑफ फ्रीडम। ओके। ओके। तो अगर इसमें हम देखें, तो ये भी है कि हम्म। फ्रीडम भी किस तरह की फ्रीडम, हम्म। किस हद तक वो फ्रीडम होनी चाहिए। तो राइट। हाँ जी, तो फ्रीडम के जो नाम पे क्या कर रहे हैं या क्या करवा रहे हैं, वो भी हमारे पास हम्म। क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम हम्म। कैसी फ्रीडम दे रहे हैं। और जो आपने भी राइट। ट्रस्ट वाला कहा, कि हम्म। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा इस चीज पे, हम्म। कैसे आप उसका गेन कर सकते हो ट्रस्ट, आपको भी राइट। बनाना पड़ेगा कि किस तरह की फ्रीडम, लेकिन कहाँ तक। तो इसमें हम्म। उन्होंने एक लाइन जो कही है, जो मुझे अच्छी हम्म। लगी, मैंने इसमें लिखी है, हम्म। डेविड asserts that the freedom of intelligence is only freedom of enduring importance and हम्म। allows student ample opportunity to reflect on their natural impulses by stopping and thinking। मतलब कि हम्म। वो, हम स्टूडेंट की नेचुरल इम्पल्सेस पे हम नहीं वो कर रहे कि हम हमेशा गाइड करते रहे कि ऐसे करो ऐसे करो। अगर ऐसे हम गाइड करते रहेंगे तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से आएंगे। इतनी फ्रीडम हम्म। हमें होनी चाहिए कि स्टूडेंट अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाए उन चीजों को। हमें भी उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वो रिफ्लेक्शन उसको सिखानी ही है, या अपने आप वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। कुछ उसने अगर किया है ऐसा, तो वो रिफ्लेक्ट कर पाए अपनी चीजों पे, और कहीं स्टॉप करके वो थिंक कर पाए, उसको भी कुछ
फ्रीडम दो कि वो स्टॉप करे और उसके बारे में थिंक करे, चीज के बारे में। हमेशा अगर हम ही उसको गाइड करते रहेंगे, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करो, तो हम्म उसके एक्सपीरियंस तो आएंगे नहीं अपने। वो तो हम्म आपके एक्सपीरियंस है कि आपने देखा होगा ऐसा करने से ऐसे होगा, तो या, इसलिए वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसी फ्रीडम देनी है, उसकी इंटेलिजेंसी पे भी, दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंट बीइंग, ह्यूमन बीइंग है तो हम्म इंटेलिजेंसी उसमें भी है। तो वो भी सोच सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। कई बार हम ज्यादातर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो भी कुछ ऐसा डिसीजन ले सकता है, और जो डिसीजन हम लेंगे उसके लिए, मतलब जो मैं इसमें चैप्टर में देख पाया, जो डिसीजन हम हम्म लेंगे दूसरे के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, क्योंकि उसमें उसका एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा हो। कई चीजें ऐसे, अगर सोशली हम अपने उससे रिलेट करें इंडिया से, तो कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि भैया ये नहीं ऐसे करना, वो है स्कूल रेगुलरली आओ, ये बहुत बड़ी इशू है, लेकिन हम उसका क्राइटेरिया नहीं जानते कि उसको क्या क्या करना पड़ता है। बॉयज जो है वो कब जाके शाम को उनको रेडी लगानी है, या फादर की हेल्प करनी है, वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं हम दे पाते। तो हम्म हम एकदम से मतलब उनको रिएक्ट कर देते हैं। तो अगर वो हम्म कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो भी अपना, उसकी प्रायोरिटीज पता है उसको, हमें कैसे उसके एक्सपीरियंस को यहाँ लाना है, वो हमें देखना चाहिए कि रिलेट कैसे करें। कई चीजों में मतलब ऐसी एग्जांपल देखें तो उसके घर की सिचुएशन देते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, क्यों नहीं कॉपी बनाई, क्यों नहीं लाया। तो हम्म हमारा पर्पज यही होता है कि बस ये कंप्लीट करा दी सारी चीजें, हम्म पूरी टिच होनी चाहिए, उस पर कवर चढ़ा होना चाहिए, क्या मतलब उसको रेलेवेंसी समझ नहीं आ रही क्यों चढ़ा होना चाहिए, या उस पर है ही नहीं ऐसा, मतलब वो नहीं चला सके। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो यही कहा है कि उसको भी रिफ्लेक्ट करने का, सोचने का, थोड़ा सा रुक के सोचने का मौका दो। जो मैंने फैंटास्टिक। मतलब इससे लिया कि हम क्या कर सकते इसमें हैं। जी, इसमें आपने गौर किया होगा कि वो इसको बार बार हाईलाइट करते हैं, लुक एट द फ्रेज स्टॉप एंड थिंक। यानी कि सोचने के लिए रुकना अनिवार्य है। चलते चलते, भागते दौड़ते हम नहीं सोच सकते। और ये तो 1952 में मतलब कब लिख रहे थे, 1936 में लिख रहे थे। और आज देखिए कि आज और ये कितना जरूरी हो गया है। हमारे क्लासरूम्स ऑलमोस्ट मैकेनाइज्ड हो गए। एक पीरियड लगा, दूसरा टीचर आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। बच्चों के पास होमवर्क है, वो घर आया, उसको एकदम टाइम्स में बंधे हुए हैं। ये स्पेस की स्टॉप एंड थिंक कि हम वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्शन हो, और उस पर सोचना हो। ये स्पेस ऑलमोस्ट पढ़ाई लिखाई के डोमेन से हटा दिया गया है एंड बॉम्बार्डिंग है। और जो आप जिक्र कर रहे थे कि वो लगातार दूसरे के अनुभवों को सुन रहे हैं, लेकिन अपने अनुभवों पे रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही एक तरीके से हटा दिया गया है। हमारे डिजाइन ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस से वहां से उसको गायब कर दिया। इसमें उसको उन्होंने बहुत हाईलाइट किया है, लुक एट द फ्रेज स्टॉप एंड थिंक, है ना। अब आपने गौर किया होगा, उसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। जी इसी चंदन जी, आप कुछ चैप्टर कहना के चाहते एंड में इसी चैप्टर के हैं? एंड में जो 3 लाइनें लिखी हैं, अ हम्म पर्सन हुज कंडक्ट इज कंट्रोल्ड इन दिस वे हम्म हैज एट मोस्ट ओनली द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम, एक्चुअली ही इज डायरेक्टेड हाँ, बाय फोर्सेस ओवर विच ही हैज नो कमांड। राइट राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। आप इस पैराग्राफ को थोड़ा पूरा पढ़िए ना, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लग रहा है चंदन जी, अगर आपके सामने है तो। या जब तक आप उसको ढूंढते हैं तब तक हम नहीं लोग नहीं, मेरे नेक्स्ट। सामने ही है, मैं इसको पढ़ देता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पढ़ रहे हैं आप क्या? निकाल निकाल लिया लिया मैंने। मैंने। टेक्निकल चीजों टेक्निकल के चीजों साथ के ये साथ एक ये एक छोटा सा छोटा सा दिक्कत जो है वो दिक्कत जो है रहती वो है। रहती है। अभी अच्छा, ये ये हैंग इको कर कर गया रहा है, कर स्क्रीन गया मेरा। स्क्रीन मेरा। ओके, कोई बात नहीं, इको कर रहा है, आप एक जगह पे हाँ म्यूट कर लीजिए। रुपेश जी, हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं तब तक, जो नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है ये मतलब मुझे मतलब स्ट्राइक किया, कोर मतलब बिल्कुल ऐसे लगा, जो हम सबसे इम्पोर्टेंट यही। एक्चुअली, हाँ मतलब बहुत ही मतलब ये हिट किया इस चैप्टर में। हाँ, चैप्टर, हाँ, तो इसका नाम है मीनिंग ऑफ मतलब पर्पस, कि ओके। आपकी पर्पस की क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ अभी तो इसमें जो लाइन मैंने मतलब उसमें चूज की अपने लिए, मतलब अपने उसमें, तो उसने हाँ कहा हाँ है डीवी proposes that an experience based model of education implies student,
ये था, हाँ गलत पढ़ गया। द हाँ स्टूडेंट्स फिर। मस्ट फील ए सेंस ऑफ पर्पस इन देयर लर्निंग, जो अभी मिसिंग है। अभी हम्म अगर मैं इसी को कोट करूं तो बहुत बार कोट किया जाता है, जो मैं रिलेट कर पाया, जैसे 10th में हम बहुत बार ये कोट किया गया, बड़े बड़े मंच पे कोट किया गया है, मंच का नाम नहीं होगा, तो किसने कोट किया, वो कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी क्या हेल्प डेली लाइफ में हेल्प आ रही है। ये कोस थीटा साइन थीटा हमारी डेली लाइफ में कहाँ हेल्प कर रहा है। हम्म अब वो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन आई थिंक, हम्म एक आई एम, मेरे को तो मैथ्स और उसमें साइंस बैकग्राउंड का हूं, तो मुझे पता है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी पूछा जाए बदल भाई, तो मैं तो इसमें चला गया या मैं कुछ ये बन गया, तो मेरे को वो हम्म कोस साइन थीटा इतना जो मार मार के करते थे मतलब फिर तो क्यों वो कहाँ हेल्प कर रहा है। अब वो हम्म क्योंकि उसको हम्म पर्पस में जोड़ा ही नहीं गया एक्सपीरियंस पे, हमने सिर्फ उसको रटा दिया कि ऐसे कर लो ये इसमें आएगा, और उसने भी रट लिया। तो उसी में आगे, इसको आगे कंटिन्यू करके अगर मैं लाइन उसमें करना चाहूँ, तो उसने बोला डिस्क्राइब, तो पर्पस इन देयर लर्निंग टू अवॉइड मेंटल स्लेवरी, जनरली हम मेंटल स्लेवरी ही सिखा रहे हैं उसमें, एंड डिस्क्राइब्स ए स्लेव एज समवन हु एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ अनदर, हम्म और वो किसी और का पर्पस सोल्व कर रहा है, या फिर अपनी हम्म ही कोई ऐसी ब्लाइंड डिजायर्स है जिसके पीछे वो चला जा रहा है, जिसको नहीं पता कि उसका क्या आगे मेरे लिए रूल है रोल है। तो सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आके वो क्वेश्चन कर रहे हैं हायर उस पे कि क्यों मैंने cos थीटा साइन थीटा पढ़ा अगर मैं मैथ से रिलेट करूं। लेकिन उनको ये नहीं पता आप जो चल रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, वो उसी से रिलेटेड हैं। आपके एक्सपीरियंस, आप शॉर्ट रूट ढूंढ रहे हो तो वो पाइथागोरस ही है, वो आप मेंटली इसको कर रहे हो, आप लिखित में नहीं कर रहे। मेंटली आप खुद ढूंढ लेते हो, जब कहीं जा रहे हो तो आपको पता लगता है शॉर्टेस्ट रूट है, देख के भी देख लेते हो कि यहाँ से अगर जाऊंगा ऐसे घूम के जाऊंगा उससे मैं शॉर्टेस्ट, दैट इज पाइथागोरस। आपको वहां लिख के लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो लोग क्वेश्चन करते हैं मैं उसका आंसर बहुत बार देना चाहता था कि कोस थीटा साइन थीटा कहाँ है। आप तो अपनी पर्सनली चलने में चीजों में यूज कर रहे हो भाई साहब, पर आपको क्योंकि रिलेट करके नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ आप इससे डर गए या मैथ से, या आपको लगा कि वो अननेसेसरी था। तो यही है कि अगर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो हमेशा वो उसमें एक स्लेवरी में रहेगा। तो ये मेरे को ये वाला मतलब इसका क्रक्स बहुत अच्छा लगा कि क्लियरिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है आपके लिए, कि क्या करना है, उस एक्सपीरियंस से क्या फायदा है, उस चीज से क्या बेनिफिट है, वो लर्नर को भी क्लियर होना चाहिए, और जो सपोज एजुकेटर है उसको भी क्लियर होना चाहिए क्यों करवा रही है। हाँ ये क्लैरिटी ऑफ बहुत अच्छा। पर्पस तो बेहद जरूरी है ही। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो क्लैरिटी ऑफ पर्पस है वो कई बार शेयर नहीं होती है हमारे लर्नर के साथ। इसीलिए समहाउ वो जो अलाइनमेंट ऑफ गोल्स है वो होता हुआ नहीं नजर आता है क्लासरूम्स में, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता है। और इस तरह के सवाल, मैं कहूंगा इस तरह के सवाल कम है, रादर आजकल जो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों का जो अपना डिसबिलीफ है, या कह लीजिए समहाउ उनके वो सवाल सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो लैक नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि हाँ दूरी समझ में आ जाएगी देख कर ही कि कौन सी रूट शॉर्टेस्ट पड़ेगी, तो वहां बैठ करके जो है हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कभी इस चीज का जिक्र किया गया, क्या पाठ के शुरू में जो 4 पन्ने हैं शिक्षकों के लिए उस पर बैठकर चर्चा की गई, और उन कहते हैं कि जो अगर देखा जाए हमारे जो इन दिनों ओपन स्कूलिंग के बुक्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर या ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक जो है वो दिया रहता है, क्योंकि वहां टीचर नहीं है तो बच्चों को पता चल जाए कि अच्छा अगर ये यूनिट ठीक से समझ लिया तो क्या क्या चीजें हम समझ पाएंगे। समहाउ इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ लेने से क्या क्या चीजें बच्चा समझ पाएगा वो आसान होना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं जिसमें लर्निंग आउटकम्स की बात की गई है, लेकिन वो एक सेपरेट बुकलेट है, वो अलग से दिया गया है। एक तो जो हम तक उपलब्ध आसानी से नहीं है, और अगर हम तक उपलब्ध भी है तो शायद हम उस बात को बच्चों तक नहीं कन्वे कर पाते कि अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तो आप क्या क्या सीख पाएंगे या आपके जीवन में क्या क्या चीजें आसान हो जाएंगी।
शायद इसलिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्लासरूम के दौरान भी बना रहता है और क्लासरूम के बाहर भी बनता है। सर अगर एक टाइम परमिट कर रहा है तो मैं इसमें से एक पैराग्राफ मैंने चूज किया हुआ, मीनिंग ऑफ पर्पज ही मुझको ज्यादा स्ट्राइक किया, तो उसमें मैं पढ़ना चाहूंगा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि पर्पज में क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस। जब आप कोई लर्निंग में जा रहे हो तो पहले सराउंडिंग कंडीशंस आपको देखनी है, सबके लिए एक जैसा नहीं हो। ऑल हम कहते हैं कि सबके लिए एक जैसा कर दो, बुक्स भी सबके लिए एक जैसी लिखी गई हैं। अब बुक्स को अलग अलग लिख भी नहीं सकते, पर आपको एज ए एजुकेटर पता होना चाहिए कि सबके लिए वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट देखो। नॉलेज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट, ए नॉलेज ऑब्टेन्ड पार्टली बाय रिकलेक्शन, उसको हम रिकलेक्शन से करेंगे, पार्टली फ्रॉम द एडवाइस इंफॉर्मेशन, या जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया उनकी वार्निंग भी हो सकती है कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। जजमेंट भी होनी चाहिए आपकी अपनी कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आपको रिकॉल कर रहा है। ए पर्पस डिफर फ्रॉम एन ओरिजिनल इम्पल्स एंड डिजायर, ये भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कई बार इम्पल्स और एक इम्पल्स होती है एकदम से, आपको पर्पस की क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप मैं ये बनूंगा, जैसे बच्चे छोटे होते कहते हैं मैं ये बनना चाहता हूँ, वो इम्पल्स है। अगर इम्पल्स थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो वो डिजायर में हो जाती है, लेकिन उनका पर्पस क्लियरिटी नहीं है उनको कि क्यों करना है ऐसा। थ्रू इट्स ट्रांसलेशन इनटू ए प्लान एंड मेथड ऑफ action based upon foresight of the consequences of acting under given observed conditions in a certain way. If wishes were horse, ये इसकी लाइन जो है, wishes were horse beggars would ride। अगर इस लाइन को देखा जाए, अगर आपकी विशेष के अकॉर्डिंग आप चलोगे, विशेष के अकॉर्डिंग सिर्फ बेगर्स ही राइड करते हैं। अगर उनके पर्पज नहीं है, सिर्फ विश के अकॉर्डिंग चल पड़े। डिजायर फॉर समथिंग मे बी इंटेंस, it may be so strong to override estimation of the consequences that will follow acting upon। ऐसे ही एक इसमें से पैराग्राफ तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग सारा ही है, लेकिन इसमें एक लाइन और है जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में आती है कि एक्टिविटी को हमने एंड मान लिया है, द एक्टिविटी इज एन एंड, ये मान लिया गया है। तो वो एक्टिविटी एंड नहीं है, एक्टिविटी इज ए मीन्स। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बहुत सारा आता है और एक्टिविटी कराई भी जाती है, लेकिन उसका जो बेसिक क्या उसके अंडरलाइंग होना चाहिए, पर्पज क्या हो सकती है। बहुत सारे हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं आजकल, एक्टिविटी करा रहे हैं, हम ये एक्टिविटी करा रहे हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ हमें पर्पज क्लियर है, हमें क्लियर है, क्या लर्नर्स को क्लियर है वो कि हम क्यों कर रहे हैं, या फिर वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और ब्लाइंडली कई बार तो ऐसा भी है कि एक एक्टिविटी किसी ने कराई, उसी को 50 लोग वैसे वैसे ही करने लगे जाते हैं। अपना कॉन्टेक्स्ट देखना है या नहीं देखना। तो एक्टिविटी इज नॉट एन एंड। वो सिर्फ इसलिए भी हो सकता है कि उनको लगता है कि एक्टिविटी करा रहे हैं तो लोग देख के खुश रहते हैं, एक्टिव क्लास है, एक्टिव लर्निंग हो रही है। तो एक्टिव लर्निंग और एक्टिविटी में डिफरेंस है। एक्टिविटी आपका एंड नहीं है जब तक आपकी पर्पज की क्लियरिटी नहीं, उससे क्या अचीव करने वाले हो। और लर्नर्स को भी पता होना चाहिए इस एक्टिविटी से क्या होगा, क्या उनको वो एक्टिविटी में कुछ चेंजेस लानी है या रिकॉर्डिंग। तो ये वाला मेरे को स्ट्राइक किया कि एक्टिविटी बेस्ड करना है, फैंटास्टिक लेकिन ऐसे यार। करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बच्चे के आसपास मटेरियल्स मतलब इकट्ठा कर देते हैं और मटेरियल्स के साथ उसको छोड़ देते हैं। तो ही इज क्रिटिसाइजिंग दैट ऑल्सो कि सिर्फ मटेरियल दे देना इज नॉट इनफ। अगर आप एक्सपीरियंस को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसमें इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है, जिसके जरिए आप टुगेदर एक डिजाइन करें कि इन मटेरियल्स के जरिए हम किस तरीके के एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने शेयर किया, वो वाला भी। लास्ट चैप्टर फिर से एजुकेशन आई मीन एक्सपीरियंस पे ही है मेरे ख्याल से, है ना यस। भूपेंद्र जी? हाँ, और चैप्टर का जो टाइटल है, क्या है चैप्टर का एक्सपीरियंस, टाइटल? एक्सपीरियंस या द मीन्स एंड गोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही मतलब एक तरीके से निचोड़ जो है उन्होंने इस चैप्टर में डाला हुआ है। एंड आई हैव हाइलाइटेड वन पैराग्राफ हियर, और ये वह लिखते हैं कि फॉर आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑफ एजुकेशन when it is treated as intelligently directed development of the possibilities inherent in ordinary experiences that I do not feel it necessary to criticize here. The other route, nor
to advance arguments in favor of taking the route of experience. The only ground for anticipating failure in taking this path resides to my mind in the danger that experience and the experimental method will not be adequately conceived. There is no discipline in the world so severe as the discipline of experience, subjected to the tests of intelligent development and direction. तो ये कहते हैं कि ही इज टोटली कन्विंस्ड कि एक्सपीरियंस को डिसिप्लिन के रूप में, क्लासरूम सब्जेक्ट मैटर्स के रूप में कैसे लाया जाए, लेकिन इसको फुल्ली कंसीव नहीं किया जा सकता है। परहैप्स वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहें कि ठीक है हम एक्सपीरियंसेस को क्लास में जगह देंगे, लेकिन जिस तरीके का, एक तरीके से आप कहिए कि कन्वीनियंस, हम कहते हैं कि हम मैथ में ये करिकुलम है या साइंस में ये चीजें हैं, उसके जरिए हमें होता है जो हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हासिल कर पाते हैं, आ, उस तरीके का कन्वीनियंस एक्सपीरियंस के साथ नहीं हो पाएगा। और बहुत अलग अलग तरीके से इसको लिया जाएगा और परहैप्स हमारे पास एक बहुत ही कॉम्पिटेंट, रियली डेवलप्ड सेट ऑफ टीचर्स चाहिए होगा, जो जो एक्सपीरियंस को एक डिसिप्लिन के रूप में क्लासरूम डिस्कोर्स का हिस्सा बना पाए। मुझे लगता है इसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जी रुपिंदर जी, आप इसमें से कुछ कहना चाहेंगे? चंदन जी आप सर भी। इसमें हम्म। इसी में एक एनालॉजी यूज किया उन्होंने हाँ। कि, हाँ, उसको वॉकिंग से जोड़ा उन्होंने। वॉकिंग का एक हम्म। एग्जांपल लिया है कि जब हम्म। हम वॉकिंग कर रहे होते हैं ऑर्डिनरली हम कभी भी ग्राउंड को नहीं हम्म। देखते, हम्म। कभी नोटिस नहीं करते हम किस ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं जब हम। लेकिन वही वॉकिंग एक्सपीरियंस बेस में कैसे होगा, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी? हम चल रहे हैं हम्म। ट्रेडिशनल मेथड में तो हम हम्म। नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन हम्म। एक्सपीरियंस बेस में क्या मुश्किल आएगी? दैट इज लाइक हम्म। वॉकिंग ऑन ए स्टीप माउंटेन। अगर हम्म। वही मुझे प्लेन्स में चलते चलते अगर स्टीप माउंटेन पे चलना पड़ेगा, तब मुझे सब कुछ नोटिस होगा। तब मुझे ग्राउंड भी हम्म। नोटिस होगा कि कैसा ग्राउंड है, कहाँ पैर रखूं, कहाँ से मैं ऊपर जाऊं। तो एक्सपीरियंस बेस में यही आने वाला है कि वो एक तरह से वॉकिंग ऑन ए स्टीप। एक आदमी जो सिंपल प्लेन पे चलता जा रहा है वो हम्म। नहीं नोटिस कर रहा, लेकिन जब वो माउंटेन, एक हम्म। माउंटेन पे जाएगा स्टीप जहाँ रोक्स भी हैं या, तो वहां उसको केयरफुली सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो वहां उनका मोटिवेशन हो सकता है बहुत हम्म। जल्दी वापस आ जाए कि इजी पे आ जाए, नहीं जैसे चल रहे हम्म। थे वैसे ही चले। और हम देखते भी हैं right। कि कुछ दिन तक हम्म। रहता है वो। अब उसमें वही चीज है कि डिजायर एकदम से आई, जो डिजायर वाला पीछे जोड़ते हैं वो, कि एकदम से हम्म। इम्पल्स आई कि भैया नहीं आज से मैं बिल्कुल हम्म। ऐसे हम्म। टीचिंग करूंगा। फिर हम्म। डिजायर भी हो गई, थोड़ा सा और आगे ले गए। लेकिन वो हम्म। पर्पस उस टाइम था कि नहीं, कि मतलब मैं अगर ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ तो इसका पर्पस कोई सोल्व हो रहा है, या मैं सेक ऑफ इट कर रहा हूँ एकदम से हम्म। कि मैं भी हाईलाइट हो रहा हूँ, दिख जाऊँ या कुछ हम्म। लग जाए, तो उसमें भी हो सकता है। तो वो स्टीप है, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड अगर आप लाना चाह रहे हो तो वो एक तरह से आप प्लेन से में चलने वाले आदमी को एकदम से स्टीप चलना पड़ेगा, रोप्स में देख के चलना पड़ेगा, तब आप नोटिस करोगे उस चीजों को। तो इसलिए उसको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे उसको सस्टेन किया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आपने ये उसमें से लाया है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एग्जाम्पल। आई थिंक वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं रुपिंदर जी आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत कूल काम कंपोज्ड, अगले 1 घंटे तक भी हम बातचीत करें तो आप करते रह सकते हैं, आप पूरी तैयारी करके आए हैं। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बहुत थके हुए हैं, मुझे लगता है पूरे दिन सबका लंबा डे रहा है। हम अगला 5 7 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा लेंगे और विल कंक्लूड इट। एंड हमारा यहाँ पे पर्पस होता है टू एनकरेज एंड 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 डेमोन्स्ट्रेट द जॉय ऑफ रीडिंग। ये वाला किताब पढ़ना काफी मजेदार था, बाकी लोग भी पढ़ेंगे जब उन्हें मौका मिलेगा, 2 2.5 घंटे उन्हें लगेगा। तो बिफोर वी कम टू द एंड, अब जो हमारा कुछ पसंदीदा कोई पैराग्राफ है जो आपने आइडेंटिफाई किया हुआ हो, या आपको लगे कि ये बात तो कहना ही है, इसके बिना नहीं खत्म करना होना चाहिए, तो ये रुपेंद्र जी आप भी, चंदन जी आप भी, और मैं भी अपनी तरफ से लाऊंगा एंड देन वी विल करते हैं। जी रुपेंद्र जी। आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ। रुपेंद्र जी, आप ही से मैं कह रहा हूँ, आप ही से शुरू कर रहा हूँ कि जैसे समथिंग इसको पढ़ते हुए जो आपको लगा कि इसको कहे बिना इस किताब की चर्चा खत्म नहीं होनी चाहिए, वो आप मतलब कहिए, वो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। पैराग्राफ तो मोर ओवर मैंने रीड कर ही दिए इनके, लेकिन जो अच्छा मेरे को अच्छा। बहुत स्ट्राइक किए, लेकिन जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उस पर हमने शायद ज्यादा बात हम्म। नहीं की। जो हम्म। अभी थोड़ा सा हो रहा है
कि हम कह रहे हैं कि पुराने टाइप की टीचिंग, फर्स्ट ही है इसका ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोग्रेसिव है। तो उसमें क्या है कि आपकी, हमने उसको एक तरह का अपोजिट बना दिया है। उसमें लिखा है आइदर एंड और, एक वर्ड यूज किया गया आइदर एंड और, कि हमेशा हम यही कहते हैं यही कर रहे हैं। तो दोनों क्यों नहीं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अगर आप ऐसी ही एक्टिविटी करा जा रहे हो बिना पर्पस के, जो कि आपको नहीं क्लियरिटी है कि वो क्यों करा रहे हैं, तो वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। और फिर ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है उसकी। आपको नहीं क्लियरिटी है कि वो बुक्स कैसी होंगी, उसको हम थॉट्स को अलग अलग इम्प्लीमेंट कर जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी तो होनी चाहिए कि कैसे 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 क्या उसका सीक्वेंस है, कैसे उसको लेके जाएंगे। और राइट। ट्रेडिशनल को अपोज करने के मतलब, एक चीज को अगर हम एक चीज को हटाना चाह रहे हैं, उसके उस पे हम नई चीज कोई ऐसी ला रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही, बस एकदम से ला दो, उसके अपोजिट में लानी है। तो कभी भी ऐसे नहीं चलना कि अपोज में चल रहे हैं। कोई उसमें क्या कंटिन्यूटी होगी? जो हम एक्टिविटी बेस पे चल रहे हैं, तो क्या उसमें कोई कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी? या हम ऐसे ही करेंगे रैंडम एक्टिविटी, यहाँ से उठा ली। एक्सपीरियंस में भी ऐसा है, रैंडम कभी एक करवा दिया, कभी ये करवा दिया, तो उसका कंटिन्यूटी कैसे होगी? इसमें वर्ड कॉन्टिन्यूम यूज किया गया है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 दिन वो पायलट कर दिया, 2 या 4 दिन आपने सिखा दिया, उसके बाद आपको पहले अगर आप उससे कन्विंस नहीं थे तो आपने नहीं करना था। तो कन्विंसिंग है तो उसको फिर करो पूरा। तो ट्रेडिशनल वर्सेस वो नहीं है, वो करें ट्रेडिशनल हटाना है इसलिए नया लाना है, ये नहीं होना चाहिए पर्पस। ट्रेडिशनल भी कुछ चीजें हैं जो, बस ट्रेडिशनल की एक कमी थी कि वो जैसे पास्ट की चीजों पे डेवलप करते थे, लेकिन वो फ्यूचर में कहाँ काम आ रही है, जो मैंने वो शुरू में भी कहा कि आगे मेरे कहाँ काम आएंगी, वो क्लियरिटी नहीं है। तो इसीलिए वो पास्ट को तो देते रहते थे, लेकिन पास्ट मेरे फ्यूचर में कहाँ काम आ रहा है वो नहीं समझ आता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल बिल्कुल खराब हो गया, आप नया उसके इंटरेस्टिंग। अपोजिट में लाओ। ट्रेडिशनल आपके पास्ट ही काम आएंगे, लेकिन उसको फ्यूचर से भी जोड़ना है और प्रेजेंट में उसको जीना है। तो ये चीजें उसने जो कही वो मतलब मुझे स्ट्राइक की, कि ऐसा नहीं है कि पुराना सब कुछ हटा दो, अब नया आएगा हाँ, सब कुछ, कि नाम फैंटास्टिक, बहुत लिमिटेशन शानदार। दो ऐसे। जी, चंदन जी, आप कुछ ऐसा है जो मैं चाहते हैं कि। जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मीनाक्षी झा मैम ने हैंड रेस किया है। मीनाक्षी मैम, हम्म, आप अपनी बात रखें। हम्म, जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छी बुक चुनी है रुपिंदर सर ने, और बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये सब। अच्छा लगता है। मुरारी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि इतने उसमें भी मतलब बिजी शेड्यूल में भी हम थोड़ा सा अगर ये कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम नहीं ही कर पाते हैं। तो ये इस तरह का डिस्कोर्स, एकेडमिक डिस्कोर्स, बहुत सारे हमारे ऐसे अनटच्ड जो एस्पेक्ट्स होते हैं एजुकेशन के, उसके तरफ लाइमलाइट में आ जाता है, जो हमारे भी सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो हम्म, फोरफ्रंट में आ जाता है। जैसे अभी ये रुपिंदर सर जो बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल हम्म, वर्सेस मॉडर्न प्रोग्रेसिव, हम्म, वही मैं हम्म, कहना चाह रही थी कि ये सब ये टाइम के हिसाब से ये हम्म, कोई ऐसा नहीं है। आज हम हम्म, वापस आ रहे थे वहां से भारती मैम के साथ, तो मैं और भारती मैम हम लोग यही डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि वी हैव टू सी थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। अब जो आज प्रोग्रेसिव लग रहा है, अगले 50 सालों के बाद यही ट्रेडिशनल हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे लूप होल्स आ जाएंगे। तो जिस तरह से हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, चीजें बदलती हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, हर चीज बदल जाता है, तो उसके हिसाब एब्सोल्युटली। से सब में सुधार लाना जरूरी होता है। बट दैट डजंट मीन कि जो आज प्रोग्रेसिव, हम आज तो सारा उसको प्रेज ही प्रेज कर रहे हैं। और जिस तरह जब ट्रेडिशनल था तो उस टाइम पे हमारे लिए वो बहुत फ्रूटफुल था, बहुत यूजफुल था, तभी वो सक्सेसफुल था। तो इसी तरह से हमें किसी भी चीज को आइसोलेशन में और एक चंक में नहीं देखना है, उसको एक होलिस्टिक मैनर में देखना है। अब हम कहते हैं लेक्चर मेथड या रोट लर्निंग। इट्स नॉट दैट रोट लर्निंग और लेक्चर मेथड इज नेवर रिक्वायर्ड। मुरारी सर, याद है जब हम लोग अपना बुक डिस्कस कर रहे थे, एक व्हाट डिड आई आस्क इन स्कूल टुडे, तो उसमें वो बता रहे थे ना कि एक स्टेज पे रोट लर्निंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसका कितना बड़ा से है हमारे एजुकेशनल उसमें पर्सनालिटी बिल्डिंग में। तो इन द सेम मैनर लेक्चर मेथड इज ऑल्सो समवेयर इम्पोर्टेंट। बट इट इज नॉट दैट कि कोई एक चीज बिल्कुल बुरी है और कोई एक चीज बिल्कुल अच्छी है। तो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज ब्लैक एंड व्हाइट एंड वर्सेस। इट कैनॉट बी टेकन एज अ कंपेरेटिव और समथिंग लाइक डिबेटेबल थिंग कि दिस वर्सेस दैट।
हमें देखना है कि बहुत हम सुंदर। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को हमारे अपने नीड के अकॉर्डिंग, हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग, और टाइम अवेलेबल एबिलिटी उन सब के हम्म। अकॉर्डिंग हमें उनको कस्टमाइज करना होता है। तो ये बहुत अच्छा लगा जो रुपिंदर सर ने बताया कि ट्रेडिशनल वर्सेस फैंटास्टिक। मॉडर्न। तो हाँ, आपने थैंक भी यू, यही बहुत मैं कहना चाह रही जी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको फर्दर क्लैरिफाई किया। थैंक यू मीनाक्षी जी। चंदन जी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग। इसी किताब की जो लास्ट पैराग्राफ में कहूंगा, लास्ट चैप्टर का, पेज नंबर हम्म। 91 से, when we हम्म। devote ourselves to finding out just what education is and what conditions have to be satisfied हम्म। in order that education may be a reality हम्म। and not a हम्म। name or a slogan. It is for हम्म। this reason alone that I have emphasized the need for a sound philosophy of experience. This is it. फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। सो एक बहुत खूबसूरत चर्चा रही, और मुझे लगता है रुपिंदर जी, इस किताब को पढ़ते हुए जो मेरी एक समझ डेवलप हुई कि आ, इतना पहले उन्होंने 1932 में इस पे लिखा, और इसको आगे बहुत डेवलप नहीं किया गया, थियरी ऑफ एक्सपीरियंस को। उसकी एक बहुत खास वजह है कि आप देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन को बहुत थोपा जा रहा है पूरी शिक्षा व्यवस्था पे। सारे टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ना पढ़ाना स्टैंडर्डाइज हो रहा है, पूरे देश में सिलेबस और करिकुलम एक जैसा हो रहा है। उसमें होता क्या है, आप देखिए कि और किस तरीके के प्रॉब्लम्स जब हम एक्सपीरियंस को लाएंगे तो क्रिएट हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किताब में लिखा हुआ है कि हमारा देश बहुत विकसित हो रहा है, बिजली का उत्पादन इतना बढ़ गया है, पानी का उत्पादन इतना बढ़ गया है, सोलर ऊर्जा आ गया है, हम लोग सोशल साइंस में ये सब पढ़ाते हैं, रोड बन गए हैं। ओके, तो ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, हम सबकी किताब में लिखा हुआ है, बच्चे क्वेश्चन आंसर में भी ये लिख के ले आते हैं। लेकिन उसके जगह पे हम अगर एक्सपीरियंस को ले आए तो बच्चा लिख के ले आएगा नेक्स्ट डे कि पूरी रात बिजली कटी रही और हम सो नहीं पाए। आप समझ रहे हैं? आप एक तरफ कहेंगे कि हमारे यहाँ बिजली उत्पादन की क्षमता इतना मेगावाट बढ़ गया है, और दूसरी तरफ अगर आप बच्चे के एक्सपीरियंस को वहां पे जगह देंगे तो वो तो पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा कि यार, या 3 दिनों से हमारे यहाँ पानी नहीं आया है। तो इट विल बी अ वेरी chaotic सिचुएशन, which again will require a very experienced teacher to handle, कि इसमें से हम कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बिल्ड कर सकें और बना सकें। लेकिन उसकी वैल्यू बहुत है। आप गौर करेंगे कि जब भी हम नॉन टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ चीजें पढ़ते हैं, कई बार 9th 10th के बच्चों को जब हाथ लग जाता है कोई उपन्यास, उसको पढ़ते हुए लगता है कि हमारी दिल की बातें तो इसमें लिखी हुई है, हम क्या स्कूल में फालतू चीजें पढ़ते रहते हैं। एंड दे जस्ट फील ग्लूड टू इट, वो पढ़ते रहते हैं उसको। कई माँ बाप को परेशानी होता है कि ये तो आलतू फालतू की चीजें पढ़ने लगा है, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहा है। तो वो जो जिसको आलतू फालतू कहते हैं, सो बेसिकली इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ देयर experience. They can relate to that experience which they are feeling, that is there in that book. और बाद में भी जब हमें टेक्स्ट बुक से फ्रीडम मिलता है, एग्जाम से फ्रीडम मिलता है, तब जिस तरीके की पढ़ाई हम करते हैं या इस तरीके की चर्चा जब हम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एंड दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड हियर, ये यहाँ पे बताया गया है। तो सोचिए कि जिसको हम एक तरीके से आ, कहाँ पे हाशिए पे डाल चुके हैं, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट को, अगर वो एक्चुअल क्लासरूम कंटेंट हो, उसके आसपास अगर पेडागोजी, करिकुलम, सिलेबस, एग्जाम डिजाइन किए जा सके, तो शायद पढ़ना लिखना क्लासरूम में जितना बोरिंग नजर आता है, शायद वो उतना नहीं रहेगा, बहुत मजेदार हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंटेस्ट है बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स एंड द मार्केट which tries to monopolize through standardization. कई बार एजुकेशन में भी एग्जांपल दिया जाता है कि एक जैसा ही मैकडोनल्ड का बर्गर हर जगह मिलेगा दुनिया में। तो मुरारी वहां सर, पे मैं आपका। आपको रोकूंगा, और ओके, हमारी ओके। चर्चा ने संगीता मैम को जगा दिया है, वो कुछ अच्छा, साझा अच्छा, करना चाहती हैं। संगीता मैम, प्लीज गो अहेड। ओके, ओके। थैंक यू चंदन सर। तो अभी जैसे सर ने बोला कि जब हम लाइव एक्सपीरियंस क्लासरूम में लेके आएंगे, तो जैसे अभी लाइट का एग्जाम्पल सर ने लिया, मुझे लगता है इस तरह की चर्चा को जब मैं क्लासरूम में लेके आऊंगा, तो वहां पे टीचर को बहुत ही अवेयर, सेंसिटिव और फोकस्ड होना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा तो, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारा ध्यान ना लैग पे सबसे पहले जाता है। अगर 24 आवर्स में से 2 घंटे लाइट गई होगी तो मैं पहले उसको बताना चाहूंगा। तो वहां टीचर को बहुत अच्छे से क्वेश्चनिंग करनी होगी, क्या फ्रीक्वेंसी है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि
लाइव एक्सपीरियंस क्लासरूम का पार्ट बने, बहुत ही अच्छा है, पर वो तब तक पॉसिबल नहीं है, उसका एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रोल, जब तक टीचर अवेयर, सेंसिटिव और फोकस नहीं होगा। मतलब ये मेरी सोच है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस क्लासरूम में आए तो अननोइंगली, मतलब ये तो आप लोगों की चर्चा से पता चला, अननोइंगली जो हम कहते हैं कि रियल चर्चा क्लासरूम में आए, हम लोग लाते हैं। पर जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं उस लेवल पे अगर हम क्लासरूम में लेके आए तो टीचर को हमें और अवेयर करना पड़ेगा, और मुझे लगता है फिर टीचर ट्रेनिंग पे एक और एस्पेक्ट आ जाएगा जहां हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। मेरी भी एक थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी जगी कि ये कैसे और अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू, आपने बहुत वैलिड पॉइंट ऐड किया, एंड वी आर, हम लगातार उसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि डेफिनेटली हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस वाले टीचर्स चाहिए होंगे एक्सपीरियंसेस क्लास में हैंडल करने के लिए। So we will continue to engage with all such questions through educational literature, through Read with a Teacher. Thank you रुपिंदर जी, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने किताब पढ़ने और वो भी डीवी की किताब पढ़ने की विलिंगनेस दिखाई, पढ़ा उसको और आज उस पर चर्चा की। यू नो, आई रियली सैल्यूट यू फॉर ये सर ये एग्रीइंग टू। अपॉर्चुनिटी आपने दी, आप लोगों से मतलब इंस्पायर तो हम होते ही हैं इस चीज देख के। रीड विद ए टीचर हो चाहे रीड विद ए स्टूडेंट वाले हमारे हैं, जी। तो अल्टीमेटली तो हमारा यही है कि स्टूडेंट्स में भी ये हैबिट जाए। और हाँ वही जरूर। चीज जो मतलब काफी चीजों को रिलेट कर लेते हैं हम, कि हमें, अगर मैं बस अपनी जीवन विद्यावली में देखूं तो वो कह रहे हैं कि अगर जो चीज आपका आचरण ही आपका प्रमाण है, ये एक वर्ड है, कि अगर आपके हम्म। अंदर नहीं है वो तो आप दूसरे को नहीं दे सकते। हम्म। अगर आपको हम देख रहे हैं ऐसे करते हुए, पढ़ते हुए, या चंदन भाई को देखो तो मतलब अथाह नॉलेज है मतलब, तो वो जी, तो चीज एक हो रही है। तो ऐसे एब्सोल्युटली। अगर हमारे अंदर नहीं होगा ये झील, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स को वो चीजें हम दे पाए। एक्सपीरियंस वाला भी यही है कि अगर एब्सोल्युटली। हम अपने एक्सपीरियंस ईमानदारी से नहीं बता पाते, हम्म। तो स्टूडेंट से भी नहीं। और हम चाहते क्या है, किसी ना किसी, तो जो सेंटेंस बोलते हैं ईट द फ्रॉग, वो किसी ना किसी को तो हम्म। करना ही पड़ेगा। और जब तक वो नहीं करेंगे, वो एजुकेशन का पर्पस जो लास्ट लाइन में बताई वो सोल्व नहीं होगा। अगर हम प्लेन पे एब्सोल्युटली। चलते ही रहेंगे तो प्लेन पे चलते ही रहेंगे, जब तक स्टीप पे जाएंगे नहीं, तभी हमें पता लगेगा कि हमारे पैरों की ताकत कितनी है और ग्राउंड की क्या ताकत है। एब्सोल्युटली। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने फिर से उसको कोट किया। तो एक पढ़ता हुआ टीचर ही पढ़ता लिखता क्लासरूम तैयार कर सकता है। अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड से जुड़ने के लिए। फिर अगले मंथ किसी नई किताब के साथ हम लोग जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है सनू जी, इसको हम सबसे पहले तो लाइव रोकते हैं। हाँ हाँ, वेयर इज ऑप्स आई एम लाइक, ओके, मीटिंग ही बाय बंद बाय। करते हैं तो लाइन। श्योर। बाय।